नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं जीडी और सीएचएसएल में जितने भी लोगों का एग्जाम है उसमें जीएस में इकोनॉमिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हीं को लेकर के यहां पर हम डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जुड़े रहिएगा, क्लास के एंड तक मजेदार डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस पे ही आपको फोकस नहीं करना है, क्वेश्चंस के साथ में जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं उस डिस्कशन को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। जो कुछ मैंने पढ़ाया था एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, वहां काफी कुछ पढ़ाया हुआ ही मिला है। बहुत जल्द आपके साथ एक सेशन में शेयर भी करूंगा कि क्या क्या किस किस तरीके से हमारे और हमारी पूरी टीम के पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो चलिए आगाज करते हैं क्लास का। ठीक है, ये मेरे बारे में है। अगेन बात करते हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए आपके सामने यहां पर मेंशन है, क्या कहता है, विद होम इज सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड। सिल्वर रेवोल्यूशन मतलब रजत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, यहां पर क्रांति का मतलब किसी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर फसलों से संबंधित बहुत सारी रंग क्रांति है जिसे हम कलर रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो कौन सा कलर किस फसल को डिनोट करता है, उससे रिलेटेड एक क्रांति है और इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, हर क्वेश्चंस के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। फटाफट देखते चलिए और आंसर करते चलिए, जल्दी से फटाफट करते रहिए। किससे रिलेटेड है? सिल्वर रेवोल्यूशन, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति का संबंध है दोस्तों एग प्रोडक्शन, अंडे के उत्पादन से। ठीक है, एग मतलब पोल्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी यहां पर क्या है, रेवोल्यूशन है। उनमें सबसे प्रमुख जो है वो है दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे प्रमुख, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कोई पूछे गए हैं तो हरित क्रांति के बारे में पूछे गए हैं। हरित क्रांति जो कि बेसिकली अगर फसल की बात करें तो पहली जो हरित क्रांति थी वो व्हीट मतलब गेहूं की फसल से संबंधित थी और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको क्या किया गया था, लाया गया था। भारत में इसको कौन लेकर के आए थे? इसके जो भारत के जनक हैं वो हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा। और जब विश्व के जनक की बात आती है तो वो नाम भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहां पर रजत क्रांति का संबंध किससे है? एग के प्रोडक्शन से, अंडे के उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति, हालांकि भारत में बहुत सारी कर सुधार समितियां बनी हैं, प्रत्यक्ष कर सुधार समिति और अप्रत्यक्ष कर सुधार समिति। यहां पर बात हो रही है कर सुधार समिति की। तो एक नाम जो सबसे ज्यादा फेमस है, अगर आप गूगल पर भी प्लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वही यहां पर क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा अच्छे से, क्या लिखा है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कर सुधार समिति। टाइम्स अप। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजा चेलैया। क्या है? राजा चेलैया। समझिएगा, राजा चेलैया समिति का निर्माण कब किया गया था? 1991, 1992 और 1993। बेसिकली 1991 में इसको बनाया गया था। तो ये 3 रिपोर्ट के साथ अपने कर सुधार लेकर के एक संस्तुति भारत सरकार को इन्होंने प्रस्तुत करी थी। कब? 1991 में, 1992 में और 1993 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि राजा चेलैया ने जो कर सुधार समिति दिया था, इसके बाद एक समिति और बनी थी 2002 में, जिस पर डिस्कशन हम आपसे अभी आगे करेंगे। उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपसे अभी आगे डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। या अगर आपको पता हो तो चैट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द मेन एजेंसी फॉर सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। मतलब देखिए, भारत में क्या है, शक्तियां विभाजित है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार विषय जो हैं वो क्या है, विभाजित हैं। कुछ विषय किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत। जो कहां पर रखे गए हैं? संघ सूची में। बेसिकली 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी है यहां पर? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उन सब पर डिसीजन लेने का काम किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं इन पर कानून या नियम बनाने का काम राज्य सरकार का होता है, और इसमें दोनों मिल करके बनाते हैं। क्या करके? दोनों मिल करके बनाते हैं। लेकिन अब बात यह है, डिस्प्यूट अराइज हो सकती है जब दोनों मिलकर के बनाएंगे। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया नियम ही मान्य होगा। लेकिन बात यहां पर क्या हो रही है? एक ऐसे विवाद की हो रही है जहां पर केंद्र और राज्य नहीं मान रहे हैं। यहां सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। कोई ऐसी बात आई, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर कोई आया, उस फाइनेंशियल मैटर पर केंद्र और राज्य मानने को तैयार नहीं है, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला फिर करती है जुडिशरी। और जुडिशरी में कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि यह मामला हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट क्या होता है? पर्टिकुलर किसी स्टेट से रिलेटेड होता है। तो यहां पर मामला क्या है? केंद्र और राज्य के बीच का मामला है, तो इसको कहां लेकर के जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्चतम न्यायालय करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे वो दो राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, केंद्र सरकार के साथ में किसी राज्य की डिस्प्यूट हो, या एक तरफ केंद्र सरकार राज्य सरकार, दूसरी तरफ अन्य राज्य सरकारें, तो ये भी याद रखिएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is the main agency? ये हो गया है। चलिए आगे। Which unemployment is found highest in rural areas in India? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? जल्दी से बताइए। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? किस प्रकार की बेरोजगारी आपको गांव में ज्यादातर देखने को मिलती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, अदृश्य बेरोजगारी, बोथ ऑफ द अबव, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप हो चुका है दोस्तों, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, बोथ ऑफ द अबव। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है मौसमी। देखिए क्या होता है, ग्रामीण जितने भी हैं वो निर्भर किस पर है? कृषि पर। और कृषि आपको पता है मौसम के अनुसार फसल होती है। तो यहां पर मौसमी बेरोजगारी तो है, मतलब गांव में नॉर्मली क्या देखा जाता है? 6 महीने तो काम मिलता है। क्यों? क्योंकि कृषि का सीजन होता है, फसल होती है, तो 6 माह तो उनके पास काम है, 6 माह काम नहीं होता है। तो जब ऐसा, समझ गए नहीं, मौसम के आधार पर जब रोजगार मिलता है, ठीक है, तो मौसमी रोजगार, और जब नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगी? बेरोजगारी। तो एक तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यहां पर है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किस नाम से? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड का मतलब है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या है समझिएगा। मान लीजिएगा ये कोई एक काम है, ये कोई एक काम है, इस काम को 4 लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कितने लोग लगे हुए हैं? 8 लोग लगे हुए हैं। ये कोई काम है, इस काम को 4 लोग कर लेंगे बड़े आसानी से, लेकिन इस काम में लगे कितने हुए लोग हैं? 8 लोग। तो बचे हुए 4 लोगों की जो उत्पादकता है वो क्या होगी? शून्य मानी जाएगी। वो उत्पादकता शून्य मानी जाएगी। शून्य कैसे? ऐसे समझ लीजिएगा, अगर इस काम में से 4 व्यक्ति हटा दिए जाएं और काम पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो याद रखिएगा ये जो 4 लोग यहां लगे हुए थे वो एक्स्ट्रा माने जाएंगे, और इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो छिपी बेरोजगारी। रियल में तो वो रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो क्या है? बेरोजगार हैं। यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक तो छिपी बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्रों में आप देखते हो घर में जितने लोग हैं गांव वगैरह में, वो सभी के सभी कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति मान लीजिए गांव छोड़ करके शहर भी आ जाता है, ठीक है, तो भी अगर फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो याद रखिएगा वो वहां लगा हुआ था, लेकिन उसकी उत्पादकता क्या थी? शून्य थी। तो ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। At present, which type of unemployment problem remains a very serious problem in the country? वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ये बताइए, किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है? ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या बनी हुई है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है
जल्दी से ऑप्शन फटाफट लगाते रहिए और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है चिंता का विषय है। हमेशा हम जब छोटे होते हैं तो हमसे यही कहा जाता है पढ़ लिख लो नहीं तो कोई नौकरी भी नहीं देगा, ऐसा कहा जाता है नहीं? आपके माँ बाप भी आपको कहते होंगे जब आप छोटे होंगे, ठीक है, अभी भी कहते हैं कि पढ़ लिख लो, जितना अच्छा पढ़ लिख लोगे, तैयारी कर लोगे, क्या हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सोचिए, ये तो पहले की बात थी भाई, ये हमने अब पढ़ लिख लिया, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी ना मिलना ये सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न होता है। तो ये इस समय देश में है, आप देखते हो देश में कितने ही युवा पढ़े लिखे। अब तो मैं दुकानों के नाम देखने लगा हूं, MBA चाय वाला, BA चाय वाली, ठीक है, LLB चाय वाला। सोचिए ये डिग्रियां क्या आपने चाय बेचने के लिए करी है या पकौड़े तलने के लिए आपने ये डिग्रियां हासिल करी हैं? और इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी अगर आप पकौड़ा या चाय बेच रहे हो तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं देश में एक बहुत बुरा दौर निकल रहा है, किसका? बेरोजगारी का। ठीक है, तो याद रखिएगा बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी। और शिक्षित बेरोजगारी पर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा पूछा जाता है, इस प्रकार की बेरोजगारी सबसे ज्यादा भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो याद रखिएगा शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि गांव की अपेक्षा शहर में लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और अगेन आजकल मैं ये देख रहा हूं कि माइग्रेशन भी पढ़ाई के लिए ही हो रहा है, क्योंकि गांव में शिक्षा मिल तो रही है, सरकार ने प्राथमिक शिक्षा तो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो लोग, ठीक है, जिनके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है गांव में, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहां ले आते हैं? शहर ले आते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहां है? शहरी क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में जब प्रथम वित्त आयोग बना तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वर्तमान में बताइए कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? ठीक है, कम चैट बॉक्स आपके पास है, बताते रहिए फटाफट, लेकिन तब तक इसका आंसर करिए, इसके आंसर के बारे में भी सोचिए और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में भी बताइए जल्दी से, क्विक, क्या लगता है आपको? तो दोस्तों टाइम्स अप, ठीक है, समझते हैं। तो जो पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी। देखिए बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन का जिक्र कहां पर है? आर्टिकल 280 संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र है और इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में बनाया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, और फिर क्या है, हर 5 वर्ष बाद बदलता रहता है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन, जिसका कार्यकाल वैसे तो 2020 से 2025 होना था, लेकिन 2020 में आपको पता है भारत क्या पूरा का पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था। तो यहां पर 2020 से 21 का एक वर्ष का प्लान अलग बना दिया गया था। तो अब जो 15वां ये वित्त आयोग है इसका कार्यकाल हो गया है 2021 से 2026 और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं NK सिंह। कौन है? NK सिंह है, ध्यान रखिएगा। क्या करता है वित्त आयोग? केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक है, करों का बंटवारा किस प्रकार से हो, इस पर क्या करता है? रिकमेंडेशन देता है, किसको? केंद्र सरकार को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स, उसको देखने का काम किसका है? वित्त आयोग का है। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई बात यहां पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इंडियन लेदर एक्सपोर्टेड द मोस्ट? निम्नलिखित में से भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चमड़े का लेदर एक्सपोर्ट के बारे में बताइएगा। लेदर इंडस्ट्री भारत में कई जगहों पर है और खासकर फेमस है कहां पर? कानपुर में, ठीक है। इवन एक ब्रांड आप जानते होंगे, ठीक है, लेदर का ही ब्रांड है, रेड चीफ है तो लेदर ही होगा, टैगलाइन भी है इसकी। रेड चीफ ब्रांड भी कहां का है? कानपुर का ही है। तो चमड़े का जो सबसे ज्यादा निर्यात है वो भारत से किसको किया जाता है दोस्तों? वर्तमान में अमेरिका को किया जाता है।
वर्तमान में अमेरिका, एक समय ऐसा भी था जहां जब इंग्लैंड को किया जाता था, अब इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका है, यहां पर ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक डेटा मैंने आपको यहां पर शो किया है, इस डेटा को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये डेटा है इंडिया कंट्री वाइज शेयर ऑफ लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स, मतलब चमड़ा और चमड़े से संबंधित जो उत्पाद हैं, चमड़े से बनने वाले उत्पाद, उनका निर्यात किया गया। और ये डेटा है अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का, क्योंकि ये वाला फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, ये देख लीजिएगा। यूएस को सबसे ज्यादा किया गया है 23%, सबसे ज्यादा किसको? यूएस को, ठीक है। देन नंबर 2 पर यहां पर है जर्मनी 11%, और नंबर 3 पे आता है यूके 9%, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, नीदरलैंड है, फिर अदर्स हैं। तो ये 3 जो हैं सबसे टॉप की कंट्री है जिनको लेदर क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है देखिएगा फटाक से। विद विच कंट्री इज इंडियाज मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? अधिकतम विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दोनों को मिला करके हम विदेशी व्यापार कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब है अपने देश में वस्तुओं का आयात करना, और एक्सपोर्ट का मतलब है अपने देश से वस्तुओं का निर्यात करना, ठीक है। और इंपोर्ट अगर हमारा ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो यही ट्रेड डेफिसिट कहलाता है, व्यापारिक घाटा कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नवंबर माह का व्यापारिक घाटा मैं आपको करंट अफेयर्स की न्यूज बता रहा हूं, करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 11.11 बिलियन यूएस डॉलर है नवंबर का भारत का व्यापारिक घाटा। तब तक आपके पास टाइम है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, दिमाग में बसाते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जीएस है, ठीक है, को एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है यहां पर। तो दोस्तों अगर इस समय बात करें, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन में अमेरिका के साथ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिएगा यहां पर, इसका भी मैंने आपको डेटा दिया हुआ है, ये है पूरा का पूरा इसका डेटा देखिएगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपोर्ट है सब यूएस डॉलर में है, तो 76.11 यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट है, ठीक है। 43.31 डॉलर का यहां से क्या है? इंपोर्ट है। तो टोटल ट्रेड हो गया 119.42 यूएस डॉलर, ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस हम यहां सरप्लस में हैं, जहां रेड दिखा रहा है ना, वहां उस देश के साथ हमारा क्या है? व्यापारिक घाटा है, उस देश के साथ हमारा व्यापारिक घाटा है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर हमारा व्यापारिक घाटा नहीं, व्यापारिक अधिशेष है, मतलब हम अमेरिका को निर्यात ज्यादा करते हैं और अमेरिका से चीजें मंगाते कम है, ध्यान रखिएगा। तो यही है। उसके बाद आप देख रहे हैं सब माइनस 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 दिख रहा है ना, यह है ट्रेड डेफिसिट। तो नंबर 2 पे आता कौन सा है देश? यहां पर चाइना। और चाइना में ये मत देखिए, चाइना में ये देखिए आप -72.91, ठीक है। एक्सपोर्ट देखिए कितना है और इंपोर्ट कितना है। चाइना से भारत में कितना सामान आता है बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, ठीक है। बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, जैसे अभी क्रिसमस की बात चल रही, तो क्रिसमस भी एक लाइट फेस्टिवल है, यहां पर भी बहुत सारी लाइट्स, ठीक है। जैसे दीपावली भी लाइट का फेस्टिवल है। सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो भी कहां से आती हैं? चाइना से आती हैं, इंपोर्ट होकर के। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भारत में चाइना से आते हैं। ट्रेड डेफिसिट आप देख लीजिएगा -72.91, लास्ट ईयर का पूरा ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पर है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, 4th पे है सऊदी अरबिया और 5th पे आता है, ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा साथ देने वाला राष्ट्र, मित्र राष्ट्र रशिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। विदेश व्यापार संस्थान, विदेश व्यापार संस्थान, हैदराबाद, कानपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए। और इस संस्थान में क्या होता है? जो फॉरेन ट्रेड मतलब एक तरीके से जो विदेशी व्यापार है, इसकी एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, समझ गए आप मेरी बात या नहीं? ये कोई ऐसा रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। और दोस्तों यहां पर जिन लोगों को जो यूपीएससी में फॉरेन सर्विस में आते हैं ना, आईएफएस फॉरेन सर्विस, ठीक है, तो याद रखिएगा फॉरेन सर्विस के लिए भी यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है उनको। तो समझिएगा यहां पर क्या है इसका सही ऑप्शन, ठीक है। पहले टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग बताते रहिए यहां पर, जल्दी से, क्विक, टाइम अप होने वाला है आपका, ठीक है। यस, टाइम अप। तो सही ऑप्शन है नई दिल्ली,
नई दिल्ली में स्थित है। अब इसके बारे में देख लीजिएगा इंफॉर्मेशन। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज अ लीडिंग बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया। एक अग्रणी क्या है? व्यवसायिक स्कूल, बिजनेस स्कूल है, मतलब बिजनेस की स्टडीज, मतलब पढ़ाई होती है यहां पर। एस्टैब्लिश्ड इन 1963, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इट वर्क्स एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये सरकारी संस्थान है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत का काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, काम करता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज अ सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यही मैंने बताया था ना, जिन लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया होता है, मतलब यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन हो गया होता है, तो यूपीएससी मतलब सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने का काम यह संस्थान करता है। इट मेन कैंपस इज इन न्यू दिल्ली, मतलब कहां पर है? नई दिल्ली में है। लेकिन इसके जो न्यू कैंपसेस हैं वो कहां पर हैं? कोलकाता और काकीनाडा। कोलकाता और काकीनाडा ये क्या है? न्यू कैंपस है, इसके ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेस नोन एज अ फ्री ट्रेड जोन। निम्न में से कौन सी जगह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में नहीं जानी जाती है? एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में नहीं जानी जाती है। पहला हो गया मुंबई, ठीक है, दूसरा हो गया विशाखापट्टनम, तीसरा हो गया तिरुवनंतपुरम, चौथा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपका? जल्दी से बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या लगता है आपको? मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में कुछ भी सुना है आपने कभी भी? कि आखिर मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र, चलिए टाइम सब समझिएगा। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है यहां पर सी, तिरुवनंतपुरम। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। अब समझिएगा होता क्या है मुक्त व्यापार क्षेत्र। एक छोटी बात से शुरुआत करता हूं। आप जिस भी जिले में रहते हैं, याद रखिएगा उस जिले में एक इंडस्ट्रियल एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा? इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र होगा। उस औद्योगिक क्षेत्र में आप देखते हो किसी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होती है। वहां जितनी भी बिल्डिंग्स मिलेंगी सब फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्रियों के लिए शहर के थोड़ा सा बाहर एक स्पेशल हमने जगह दे दी, रीजन दे दिया, वहीं पर लोग फैक्ट्रियां लगाएं, जिससे रिहायशी एरिया, मतलब जो रिहायशी बस्तियां हैं, उनको उन फैक्ट्रियों से समस्या ना हो किसी भी प्रकार की, और फैक्ट्रीज में भी आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। शहर के अंदर अगर फैक्ट्रियां होंगी तो याद रखिएगा लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी। इसीलिए हमने एक अलग एरिया बना दिया पर्टिकुलर, उस अलग एरिया को हमने इंडस्ट्रियल एरिया नाम दे दिया। वहां पर हमने बहुत सारी फैसिलिटीज एक साथ प्रोवाइड कर दी, जिससे जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं, ठीक है, मतलब फैक्ट्री ऑनर्स, उनको भी फायदा मिल गया, सहूलियत मिल गई, बाकायदा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल गई। तो ये तो छोटे से स्तर पर बात हो रही है, जिला स्तर पर। अब सोचिएगा पूरे देश में ऐसे ही कई रीजन्स बना दिए गए हैं। उन रीजन्स को कहते हैं फ्री ट्रेड जोन, मतलब वहां पर कुछ कस्टम के रिलैक्सेशन दे दिए जाते हैं। कस्टम का मतलब हो गया दोस्तों सीमा शुल्क। किसके? सीमा शुल्क। अब याद रखिएगा सीमा शुल्क जो फ्री क्षेत्र होंगे ये कहां पर होंगे? ये पोर्ट एरिया पर होंगे। पोर्ट एरिया मतलब जो बंदरगाह क्षेत्र हैं, जहां से दूसरे देशों के साथ आप व्यापार कर रहे हैं। तो ये क्या है? फ्री ट्रेड जोन है दोस्तों। मुंबई में आता है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो यहां आप जानते हैं अरब सागर है, अरब सागर से व्यापार किया जाता है, शिप के द्वारा आवागमन होता है। देन विशाखापट्टनम, ये भी क्या है दोस्तों? पोर्ट एरिया है। तो ये मुंबई और विशाखापट्टनम ये दोनों क्या हैं? फ्री ट्रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। और इनके अलावा और भी भारत में बहुत सारे रीजन्स हैं जो फ्री ट्रेड जोन, अक्सर आपने इसका भी नाम सुना होगा, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, TFZ ट्रेड फ्री जोन, ठीक है, ट्रेड फ्री जोन, वही बात है। मतलब बहुत सारी जोन बना दी जाती हैं, हर किसी का एक अलग अलग नियम होता है। इवन पूरे विश्व में भी बहुत सारे फ्री ट्रेड जोन्स हैं, जैसे नाफ्ता, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्ता जो है वो सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया माना जाता है। सॉरी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो सबसे बड़ा फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी सार्क में कंट्री हैं उन्होंने साफ्ता बनाया हुआ है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड जोन, जिसको साफ्ता के नाम से जानते हैं। तो बस याद रखिएगा इन जगहों पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल लो कर दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिल सके। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। In which year the Foreign Exchange Management Act became effective? विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ? जल्दी से बताइए। विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा और जवाब दीजिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो चुका है, जल्दी से देखिए, टाइमर आपके सामने चल रहा है, फटाफट बताते रहिए। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2003। समझिएगा, बना कब था? 1999 में। बात किसकी हो रही है यहां पर? शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो फेमा की बात हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 में बना था, लेकिन इसके पहले एक और अधिनियम चल रहा था जो बना था 1973 में, जिसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। क्या नाम था इसका? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जो कब बना था? 1973 में। इसी को रिप्लेस करके 1999 में फेमा बना दिया गया था। फेमा करता क्या है समझिएगा। फेमा का काम है जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है उस पर नजर रखना, उसके लिए रूल्स एंड लॉज डेवलप करना। जैसे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना, तो कितने हद तक कन्वर्ट कर सकते हो, एक देश से दूसरे देश क्या करेंसी लेके जा सकते हो, कितनी करेंसी लेके जा सकते हो, दूसरे देश की कितनी करेंसी अपने देश में लेके आ सकते हो, इन सभी पर जो नियम बनाने का काम है वो किसके अंतर्गत होता है? फेमा के अंतर्गत। और फेमा का गार्ड कौन है? मतलब फेमा तो अधिनियम हो गया ना, फेमा कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं। फेमा का मतलब ये रूल्स एंड लॉज हो गए, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दोस्तों देश का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नजर बनाए रखना जरूरी क्यों होता है, उसका भी एक बहुत अच्छा यहां पर समझिएगा बात को। नजर इसलिए बनाना जरूरी होता है क्योंकि अगर इसको इजी कर दिया तो फिर याद रखिएगा, फिर डीमोनेटाइजेशन हो या कोई मोनेटाइजेशन हो, किसी भी तरह से आप करेंसी को डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे समझिएगा, अगर ये आसानी हो कि रूपी के बदले में, ठीक है, डॉलर आपको बड़ी आसानी से या ब्लैक में मिल जाए, तो जिनके पास ब्लैक मनी है तो ब्लैक मनी ऑब्वियसली भारत की करेंसी के रूप में होगा। उन्होंने क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया? डॉलर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब सोचिए, जिसने अपना ब्लैक मनी डॉलर के रूप में कन्वर्ट कर लिया, उसके लिए तो पूरा विश्व है ना, किसी भी देश में जाकर के डॉलर चला सकता है। और अब कर दो डीमोनेटाइजेशन, उसके पास भारतीय रुपया तो है नहीं जो बंद हुआ है, और डॉलर का डीमोनेटाइजेशन तो हो नहीं सकता। समझ गए? मतलब भारत तो नहीं कर सकता ना, आप दूसरे देश की करेंसी का डीमोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, आप अपने देश की करेंसी का। तो ये फायदा है, इसलिए रोक लगाई जाती है कि कन्वर्जन ना होने पाए, और कन्वर्जन अगर हो रहा है तो वो नियमों के अंतर्गत ही हो, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। भुगतान संतुलन में क्या क्या शामिल होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की बात हो रही है। अभी बात हो रही थी ना, किसी देश को सामान बेचते हैं, किसी देश से सामान मंगाते हैं, तो एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात, निर्यात का मतलब है पैसे भेजना, इंपोर्ट का मतलब है आयात, आयात मतलब मंगाना। अब समझिएगा, अगर हम किसी दूसरे देश से वस्तु का आयात कर रहे हैं तो हमें बदले में क्या है? देना पड़ेगा। क्या? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, भाई वो तो हमसे फॉरेन करेंसी लेगा ना। अगर अमेरिका से हमने कोई वस्तु मंगाई है तो अमेरिका हमसे कहेगा भाई डॉलर में पेमेंट करिए। जैसे कई ऑनलाइन एप्स हैं, ठीक है, जो आप क्या करते हो आज की डेट में, भारत में बैठे बैठे आप अमेरिका की कई वेबसाइट से कुछ चीज ऑर्डर करके मंगा सकते हो और आपके घर तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन पेमेंट आपको किस में करना पड़ेगा? डॉलर में। कस्टम चार्जेस वगैरह जो भी होंगे वो सब रूल्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग आप पे करोगे, देन आप यहां पर मंगा सकते हो, शिपिंग हो सकती है। तो ये बात समझिएगा, अगर इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी देना है, और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी क्या है? मिलना है। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जब देना कम है और मिलना, ठीक है, सॉरी, देना ज्यादा है मिलना कम है, तो ये डेफिसिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी। अब बात यहां पर समझिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट यही है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो प्रकार के अकाउंट आते हैं, एक आता है करंट अकाउंट, एक आता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता। तो अगेन
इसके अंतर्गत आता है इनविजिबल ट्रेड और विजिबल ट्रेड, ये सारी चीजें आती हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, ये चारों आएंगे। तो ए और बी, इनविजिबल ट्रेड का मतलब है ऐसी चीजों का व्यापार जो दिख नहीं रही हैं। तो ऑब्वियसली क्या नहीं दिख रहा है, इनविजिबल ट्रेड के अंतर्गत आता है सर्विसेज। क्या आता है, सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गए। तो जो सेवाएं हैं, हम जब कभी भी बात करते हैं तो वस्तु और सेवाओं दोनों की करते हैं ना, तो सेवाएं इनविजिबल होती हैं और जो प्रोडक्ट है वो विजिबल होता है। तो ये दोनों किस में आ गए, करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, लोन वगैरह, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल इनफ्लो की बात करते हैं, जो भारत के अंतर्गत पैसा आता है, कैपिटल इनफ्लो दूसरे देशों से। तो लोन के फॉर्मेट में भी तो आता है, हम कई देशों से ऋण लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से, IMF से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर। तो क्लियर हो गई मेरी बात यहां पर। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। हम यहां पर बात करें तो ऑल ऑफ दी अबव। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। कैसी लगी आपको आज की क्लास, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। SSC GD की जो कक्षा होती है उस कक्षा में आज हम अगले कुछ प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आज का जो हमारा उद्देश्य है, किसी की परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती। किसी की परछाई के नीचे खड़े रहने से खुद की परछाई नहीं बनती। खुद की परछाई बनाने के लिए धूप में खड़ा होना होता है। तो आपके जीवन में जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप खुद कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें। जो व्यक्ति धूप में नहीं खड़ा होता उसकी परछाई नहीं बनती। आज इसी लक्ष्य के साथ इस कक्षा की पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ उपस्थित है, फटाफट प्रश्नों के उत्तर दे दें। तो देखिए, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त वाक्य का विकल्प का चयन करें। मतलब इस रेखांकित वाक्य में आपको क्या करना है, सही चीज को सेलेक्ट करना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने कार्य को अपने आप ही करना स्वावलंबन कहलाती है। तो अब यहाँ क्या वाक्य में गलती आ रही है, क्या त्रुटि आ रहा है, देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीवन में अपने कार्य को अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है। अपने कार्य को अपने आप ही करना स्वावलंबन कहलाता है। यहाँ कहलाती लिखा हुआ है, तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दें। आपके सामने यहाँ उपस्थित है, स्वावलंबन कहलाता है। आंसर डी बिल्कुल सही है। देखो क्या है, अपना कार्य को, अपने कार्य को, जो अपना स्वयं का कार्य है, अपने आप करना ही स्वावलंबन कहलाता है। विद्यार्थी जीवन में आप सभी लोग जानते हैं विविध प्रकार की समस्याएं होती हैं। हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। मानव जीवन में अनेक प्रकार की त्रुटियां होती हैं। इन गलतियों को जैसे आप वाक्य में प्रयोग करते ही जब आप उसका उच्चारण करते हैं, तुरंत ही आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जो बच्चे हमारे इस समय फेसबुक पेज पर लाइव हो रहे हैं, फेसबुक पेज पर हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के लगातार हमसे बातचीत करके इस कक्षा को प्रारंभ करें। उन्हें आनंद आएगा। SSC GD जानते हैं आप सभी लोग, ये बच्चे हमारे युद्धवीर हैं, योद्धा हैं। यह हमारे समाज के, हमारी सीमाओं का एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। तो इसके लिए हमें स्वावलंबन के नियम का पालन भी करना चाहिए। SSC GD में ये वह भर्ती परीक्षा है, ये वर्दी की लड़ाई है और इस लड़ाई में स्वावलंबन आपको खुद से लड़ना है, ठीक है। अगले प्रश्न के आते हैं। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए जीवन अवसरों में एक धारा है, यहाँ पे कौन सी त्रुटि है, क्या अलग करेंगे। यहाँ पर जीवन अवसरों में एक धारा है, जीवन क्या है, अवसरों में एक धारा है। देखिए यहाँ पे कुछ गलती है। क्या अवसरों पर धारा, या अवसरों के धारा, या अवसरों का एक धारा, या अवसरों की एक धारा। फटाफट इस चारों में से आप प्रश्न का उत्तर दे दें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन क्या है,
अनेक प्रकार के अवसर आते हैं। जैसे इस समय जो अवसर है वो एसएससी जीडी की परीक्षा पास करने का अवसर है। यह जो 35 दिन है आपके लिए पढ़ना, याद करना, तैयार करना, रनिंग करना, खुद को तैयार करना, ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार करना। देखो ये जो पंक्तियां हैं यह आपके जीडी के लिए जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। आपको अपने नॉलेज की वृद्धि के लिए जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं समूह चर्चा में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से, सभी लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नॉलेज को बढ़ाएं, अपने जो नॉलेज बैंक है उसके अनुभव में चेंज करें। तो देखो अवसरों की एक धारा है, जीवन अवसरों की एक धारा है। जीवन क्या है? अवसरों में एक धारा है, अवसरों में नहीं, यहाँ पे ये गलती हो गया। जीवन अवसरों में क्या है? अवसरों की एक धारा है। ये समझना जरूरी है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि नेता तो बहुत ही बढ़िया वाद विवाद, प्रवचन, आख्यान या भाषण। तो नेता लोग, आज हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है जिसका प्रतिनिधित्व हमारे समाज के नेता करते हैं। तो नेता अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने विचारों को रखते हैं। वो किस प्रकार से रखते हैं? क्या वो वाद विवाद के द्वारा रखते हैं या प्रवचन के द्वारा रखते हैं? क्या नेता प्रवचन देते हैं या आख्यान देते हैं या भाषण देते हैं? आपको सही विकल्प का चयन करना है। फटाफट बताइए कि नेता बहुत ही बढ़िया क्या देते हैं? बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं बच्चों। इसे रेटोरिक कहते हैं, जो आम जनता के हृदय की भावनाओं को समझ करके उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, उसे हम नेता के रूप में चुनते हैं। तो नेता क्या करते हैं? बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं। तो ये आपके एसएससी जीडी में ग्रुप डिस्कशन के लिए भी आवश्यक है। देखो जो मैं वाक्य पढ़ाता हूं ये वाक्य आपके जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन कर सकते हैं, चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। मतलब नेता, अच्छे नेता का चरित्र क्या हो कि वो बहुत अच्छा भाषण दे, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शब्द का चयन करें। योद्धा बहादुरी के साथ, योद्धा ने बहादुरी के साथ, योद्धा ने, यहां देखो कर्म का क्या कर रहा है? योद्धा ने बहादुरी के साथ क्या किया? लड़ाई किया, लिखाई किया, पढ़ाई किया या रुलाई किया? अच्छा बताओ मुझे कि क्या करता है नेता? योद्धा क्या करता है? रुलाई करता है? या नेता क्या करता है? बहुत बहादुरी के साथ पढ़ाई करता है? या नेता बहुत बहादुरी के साथ क्या करता है? लिखाई करता है? या मेरे दोस्त आंसर बताएं, फटाफट आपके सामने यहाँ उपस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले योद्धा बहादुरी के साथ क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं मेरे बच्चे, लड़ाई करते हैं। योद्धा, तो आप क्या हैं? आप क्या है? एक योद्धा हैं। आपको बहादुरी के साथ समस्याओं के समाधान के लिए लड़ना ही होगा, जीवन को संवारना ही होगा। यही तो हम लोग का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मैं कई बार कहता हूं कि देखो जो शब्द विचार है, शब्द की जो परंपरा है, शब्द ब्रह्मों में कहा गया है, आपके सारे विचार जो अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना, मानक शब्दावली का प्रयोग करना, मानकता को समझना। देखो जब भी आप व्याकरण का सहारा लेते हैं तो आपको शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध क्या क्या करना? प्रस्तुति करना। तो यहां कह रहा है निरकार, निरकार, निराकार, निराकार। आप बताएं इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी में से कौन सा आपको सही लग रहा है? तो मैं शब्द विचार की चर्चा कर रहा था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। भाषा में शब्द स्वतंत्र रूप से आते हैं, यह अपना एक अर्थ रखते हैं, क्योंकि इसकी प्रयोजनता, देखो जब भी कोई शब्द आएगा तो आपका क्या है? एक आपके मस्तिष्क में शब्द है, एक वास्तविक शब्द है और एक उसका प्रतिनिधि शब्द है।
तो जब भी संप्रेषण में शब्द आता है तो वह शब्द क्या होता है, एक तो जो वास्तविक है, जैसे मैंने कहा सेब, तो सेब जो वास्तविक आपके हाथ में है, और एक सेब जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ और कह रहा हूँ तो सेब यहाँ है नहीं, लेकिन हम दोनों के मस्तिष्क में, कोडर और डिकोडर के मस्तिष्क में जो एप्पल है, जो सेब है, उसका चित्र हमारे सामने आ गया। वो क्या है, प्रतीकात्मक है। तो वास्तविक वस्तु, प्रतीकात्मक वस्तु, और जो हम संप्रेषण में प्रयोग कर रहे हैं सेब, उदाहरण के तौर पे उस सेब में क्या है, एक संबंध है कि हमारे मस्तिष्क में। तो यहां हमें क्या करना है, सही शब्दों का चयन करना है। यहां पे देखो निराकार, जिसका आकार नहीं है। निराकार मतलब निरा प्लस आकार है ना, निराकार, निर शब्द जुड़ा हुआ है, आकार माने आकृति होता है, जिसकी आकृति नहीं है, निराकार कहते हैं उसे। और सारे शब्द क्या हैं, गलत तरीके से लिखे हुए हैं। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची, मैंने शब्द विचार की परंपरा में आपको कहा है कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची शब्दों को याद ही करना होगा। लिस्ट बना करके जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, रोजाना मैं जो प्रश्न हल करा रहा हूं, सप्ताह में 3 दिन हम आते हैं, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार आपके साथ 6 बजे से 7 बजे के बीच में। ये जो समय चल रहा है, आपको क्या करना है कि आपको एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, इनको सबको एक एक करके पढ़ना है, लिस्ट वाइज पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो क्या है, इच्छा, आकांक्षा, उन्नति, अवनति। तो बताना है अभ्युदय का क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में क्या है, अभ्युदय का पर्यायवाची क्या है, उन्नति है मेरे बच्चे। आकांक्षा मतलब जो हम चाहते हैं, इच्छा मतलब जो हम चाहते हैं, अवनति मतलब जो डाउन होती जाती है। तो यहाँ अभ्युदय का जो आदमी आगे बढ़ रहा है, जो उन्नति के मार्ग पर है, जैसे आप लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप अपने शब्दकोश में क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उसमें विकास कर रहे हैं, अपने नॉलेज को चेक कर रहे हैं और उसको जांच करके उसमें नई चीजें जोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, आपके सामने अगला प्रश्न है, एक शब्द परोपकार करने वाला। परोपकार करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हमें जीवन में एक न एक समय, एक न एक दूसरे को हमें क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। तो उसके लिए क्या एक शब्द है, इतनी सा। देखो, मैं किसी के ऊपर उपकार करूंगा, ये कहना कितना लंबा वाक्य है। यदि हम इसको छोटे से शब्द में कह दें तो ये कितना अच्छा लगता है कि वह व्यक्ति, फला व्यक्ति क्या है, क्या कृतज्ञ है, क्या सहकारी है, क्या कृतज्ञ है या परोपकारी है। तो परोपकार करने वाला कौन होता है, परोपकारी होता है। तो हम इतने बड़े शब्द को न लेकर के हम क्या कहते हैं, आमुक व्यक्ति बहुत परोपकारी है ना। तो देखो, वाक्य में प्रयोग करके आप किसी भी शब्द के आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। यही तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यही तो इसको समझने का तरीका है। अक्सर हिंदी भाषा में लोग शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपको पता है, जो शॉर्टकट की संस्कृति है, जो शॉर्टकट का तरीका है, वो बहुत अच्छा नहीं है। जो बच्चा 20 में 20 नंबर प्राप्त करना चाहता है, वो विषय के गूढ़ रहस्यों को क्या करता है, रेखांकित करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए स्वयं को तैयार करता है। तो यहाँ परोपकार करने वाला क्या होता है, परोपकारी होता है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, देखो इस चीज में क्या है, कृतज्ञ का मतलब एहसान को मानने वाला। एहसान को मानने वाला कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ। जैसे आपका कोई एहसान मान लिया तो उसे क्या कहते हैं, एहसान को मानने वाला। जो कृतज्ञ होता है वो एहसान को न मानने वाला होता है। जो कृतज्ञ कौन होता है, जो आपके परोपकार को जो स्वीकार नहीं करता।
जो अच्छे कामों को स्वीकार नहीं करता उसे कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ क्या होता है? एहसान को मानने वाला होता है। और सहकारी माने साथ मिलकर काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सहकारी कहते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ देखो, यहां पर भी एक है, मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। मजदूर ने चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। यहां पे क्या प्रतिस्थापित करेंगे, क्या हमें बताना है? मजदूर ने चटनी की रोटी खाई, चटनी की रोटी खाई और काम पर चला गया। विकल्प है मजदूर ने रोटी को चटनी से खाई, या मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, या मजदूर ने रोटी का चटनी खाई, या मजदूर ने रोटी के चटनी खाई। फटाफट बता दें, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। जीवन यही है। भारत समाज, बहुत सारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं। आप उनका चित्र रेखांकित करें, वाक्य को समझें, एक चित्र आपके मस्तिष्क में घूम रहा होगा, उसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट हमें इस प्रश्न का उत्तर दे दें। देखिए क्या है, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। चटनी की रोटी जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अशुद्धि दिखाई दे रही है। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई। मजदूर ने क्या किया? चटनी से की नहीं, चटनी से रोटी खाई और काम पर चला गया, क्योंकि यहां चटनी साधन है रोटी खाने का। ठीक है, पक्का आपका आंसर बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह भाग ज्ञात करें जिसमें संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। बताएं यहां पे कौन सी गलती है वाक्य में? संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। क्या जीवन में गलती है, या संतों को गलती है, या परोपकार के लिए गलती है, या होता है? तो जरा वाक्य को सही करके पढ़ें और बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले इस प्रश्न को जरा देखें। तो देखिए क्या है, यहां संतों को जो है वो यहां गलती का बोध करा रहा है। संतों के जीवन, संतों का जीवन, देखो यहां का जीवन परोपकार के लिए होता है। यदि हम का प्रयोग कर दें तो संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, यह बिल्कुल सत्य है। भारत संतों का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है, और यह देश त्याग की भावना के साथ अपना जीवन निर्वहन करता है। हम सब कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, बहुत कुछ को त्याग करके किसी एक सिद्धि के लिए लग जाते हैं। तो क्या है, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। यहाँ का और को में गलती है। देखो, संत और जीवन के बीच जो संबंध है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो हम जब का प्रयोग करते हैं वाक्य में, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो जरा देख लेते हैं कि कर्ता का जीवन परोपकार के लिए किस प्रकार से वाक्य को सही कर सकते हैं। पक्का? तो आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए साथ चलने वाला, साथ चलने वाला। मेरे मित्रों, आप सभी लोग युवा हैं, और युवा हमेशा एक साथ चलने वालों की तलाश करता है। कभी वो दोस्त के रूप में, कभी वो भाई के रूप में, कभी वो पिता के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी सहगामी के तौर पे साथ चलने के लिए, है ना। मतलब सभी के जीवन में किसी न किसी मानव को एक रूप में वो देखता है। तो साथ चलने वाले को क्या कहेंगे? सहगामी, सहयोग, सहयोगी, प्रतिगामी। फटाफट बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पढ़ना ही होगा, याद करना होगा। देखो, साथ चलने वाले को हम क्या कहते हैं? सहगामी कहते हैं। साथ चलने वाले को हम क्या कहते हैं? सहगामी कहते हैं। साथ देने वाले को सहयोगी कहते हैं। जो आपकी परीक्षा में साथ देगा, जो आपकी परीक्षा में आपके साथ रहेगा, उसे सहयोगी कहते हैं। जो साथ में चलने वाला है, सहगामी कहते हैं। वह जो विपरीत दिशा में जाए, उसे प्रतिगामी कहते हैं।
वह जो विपरीत दिशा में जाए उसे प्रतिगामी कहते हैं और किसी की सहायता करना सहयोग कहलाता है। किसी की सहायता करना सहयोग कहलाता है। याद कर लो, यहीं पर सारे प्रश्न मिलेंगे, यहीं से सिलेक्शन होना है आपका। देखो क्या कह रहा है, साथ चलने वाले को सहगामी कहते हैं, साथ देने वाले को सहयोगी कहते हैं, वह जो विपरीत दिशा में जाए प्रतिगामी कहते हैं, किसी की सहायता करना उसे क्या कहते हैं, सहयोग कहते हैं, सहयोग कहते हैं। तो आपको सही उत्तर मिल चुका है। फटाफट इसको नोट कर लें, रजिस्टर में नोट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। दिए गए वाक्य में कोई त्रुटि है, देखिए क्या है। मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करता है। कहां पे गलती है इस वाक्य में? मानव जाति अपने को पशुओं का श्रेष्ठ, अब देखो श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। सही बात है, जो मानव जाति है यह क्या करती है, और सभी जीव जंतुओं से अपने आप को श्रेष्ठ मानती है। वाक्य बिल्कुल, इसमें कौन सी त्रुटि है बताना है आपको। चलिए जरा देखते हैं, क्या यहाँ दावा करती है में गलत है, श्रेष्ठ और सभ्य होने का गलत है, या मानव जाति का गलत है, या अपने को पशुओं का? तो बताइए फटाफट, इस चारों विकल्प में से सही कौन सा लग रहा है? इस प्रश्न के आलोक में आपको यह प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए यहां पर मानव जाति अपने को पशुओं का, यहां पे गलती है, अपने को पशुओं का श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है, यह वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य होगा मानव जाति अपने को पशुओं से श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। यहाँ पे के का की जगह अगर हम से लगा दें तो यह उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। मानव जाति अपने को पशुओं से श्रेष्ठ और सभ्य होने का दावा करती है। मानव पढ़ लिख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, तर्क कर सकता है, चिंतन कर सकता है, यह उसके भाषाई प्रयोग है। देखो वाक्य के अंदर जो छिपी हुई गहनता है, उस बात को जिसने पकड़ लिया वही सफलता का मार्ग है, वही लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण को ईर्ष्या, समझौता, भेदभाव, युद्ध। राम ने रावण से क्या किया? ईर्ष्या किया या समझौता किया, भेदभाव किया या युद्ध किया? बताओ आपके सामने यहाँ कौन सा विकल्प सबसे सही है? तो राम ने रावण के से क्या किया? युद्ध किया मेरे बच्चे, युद्ध किया, यही सही है। राम हमारे जीवन के आदर्श है। रावण जो असत्य है, जो खलकामी है, उस व्यक्ति से युद्ध ही करना पड़ेगा। जब भी कभी सत्ता और संघर्ष की बात आएगी, जब भी कभी सत्य की बात आएगी, जब भी कभी मर्यादा की बात आएगी, हमें राम को याद करना पड़ेगा। दुष्टों का संहार करने के लिए, समाज को एक लोकतांत्रिक ढांचा में पहुंचाने के लिए राम ने जो कार्य किया, राम स्वयं पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम के रूप में हम उन्हें जानते हैं। ऐसे राम की मैं बार बार वंदना करता हूं। यहां राम ने रावण से क्या किया? युद्ध किया। आप सभी लोगों को पूरी कहानी पता है। राम के चरित्र को, लक्ष्य केंद्रित चरित्र को, उम्र चाहे आपकी कोई भी हो, लेकिन आपको अपने जीवन में याद ही रखना होगा कि आपको सही समय पर सही चीज का चुनाव करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। फटाफट बताएं इसमें कौन सी गलती हो रही है? आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। यहाँ ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कहाँ पे गलती नजर आ रही है। आज दुर्भाग्य से, आधिक्य से, शिक्षण संस्थाओं पर या अनुशासनहीनता का फटाफट बता दें। यहाँ पे देखो, आज दुर्भाग्य से यहाँ पे गलती है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं में अनुशासनहीनता का आधिक्य है। अगला प्रश्न क्या है?
पर्यायवाची शब्द बताएं। प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या है? हरियाली, कुदरत, सृष्टि और संसार। हरियाली, कुदरत, सृष्टि और संसार। तो यहां प्रकृति को हम क्या लेते हैं? कुदरत के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विलोम शब्द चुनिए। विस्तृत का विलोम आपको बताना है। संक्षिप्त, दीर्घ, अवर, अधम। संक्षिप्त, दीर्घ, अवर, अधम। फटाफट। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा, संक्षिप्त का मतलब छोटा। जिन्होंने आंसर ए दिया बिल्कुल सही है, वही परीक्षा को पास करेंगे। अगला प्रश्न देखो, दीर्घ का मतलब होता है लघु। दीर्घ का विलोम क्या है? लघु। अवर का मतलब होता है कनिष्ठ और प्रवर का मतलब होता है वरिष्ठ। ये बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछम होता है। अधम का क्या होता है? उत्तम होता है मेरे बच्चे, याद कर लो। दीर्घ का लघु, अवर मतलब होता है कनिष्ठ, कनिष्ठ और प्रवर का मतलब होता है वरिष्ठ। अवध, अधम का मतलब होता है उत्तम। ये विलोम शब्दों को याद ही करना होगा। नेक्स्ट है, क्या है? चेहरे पर हवाइयां उड़ान मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। चेहरे पर हवाइयां उड़ान, चेहरे पर हवाई उड़ान, है ना? हवाइयां उड़ान या हवाई उड़ान क्या है? प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगना, घबरा जाना, निश्चित होना। फटाफट बताएं इस विकल्प में कौन सा है मुहावरे का सही अर्थ? तो है ना, कोई भी याद हम कर सकते हैं। घबरा जाना, चेहरे पर हवा उड़ाना मतलब क्या है? रमेश श्याम को देख करके उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ान होने लगी, मतलब वो घबरा गया। नेक्स्ट देखें, दिए गए विलोम शब्द चुने। कनिष्क शब्द का विलोम बताना है। अभी मैंने बताया है, इसकी चर्चा की है। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कनिष्क का मतलब क्या होता है? इसका विलोम वरिष्ठ होता है। वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, कनिष्क माने छोटा होता है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सहकर्मी का क्या है? भिन्न कर्मी और सहायक का विरोधी, अनुदार का उदार। उदार, अनुदार, विरोधी, सहायक, भिन्न कर्मी, सहकर्मी। जो साथ काम करते हैं सहकर्मी, जो विभिन्न अलग अलग जगहों पे काम करते हैं भिन्न कर्मी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही नाम वाले लोग, एक थैले में चट्टे और बट्टे रखना, एक शक्ल के लोग, एक जैसे लोग। फटाफट बता दें इस प्रश्न का उत्तर। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का सही उत्तर आपको बताना है एक जैसे लोग। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का मतलब होता है एक जैसे लोग। आपको सही उत्तर मिल चुका है। मुहावरे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, रिक्त स्थानों को भरने के लिए साहिल को 5 क्या चाहिए? लीटर, मीटर, किलो, दर्जन। दूध को हम किसमें नापते हैं? यही प्रश्न का उत्तर है। तो आपके सामने है, साहिल को 5 लीटर दूध चाहिए। 5 लीटर चाहिए, मीटर नहीं चाहिए, किलो नहीं चाहिए, दर्जन नहीं चाहिए। पक्का? नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी का चयन करें। निरामिष, 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 निरामिष। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बता दें। निरामिष सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, एक वाक्यांश आपके सामने यहां उपस्थित है। तो क्या करना है? इन प्रश्नों को अनमोल धन है, इसकी किसी से भी नहीं की जा सकती है, हीरे या सोने चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी कारण से नहीं आ सकता। सच्ची कहावत कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सभी दवाओं से, अब यहां लगाना है दवा है। तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद में जहां जहां स्थान है इस जगह पे भरना है। तो पहला देखिए, उपयुक्त शब्द में क्या है? अनमोल धन है। क्या उपयुक्त होगा? शिशुता अनमोल धन है, बहनापन है, बहनापन अनमोल धन है, या मित्रता है, भाईचारा है। तो आपके पास क्या है? मित्रता जो है जीवन का अनमोल धन है। मित्रता जीवन का अनमोल धन है, यही बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर जाएं। इसकी किसी से भी नहीं की जा सकती, उपेक्षा नहीं की जा सकती, अपेक्षा नहीं की जा सकती, बड़ाई नहीं की जा सकती, या तुलना नहीं की जा सकती। तो मित्रता की किसी से क्या की जा सकती है?
तुलना नहीं की जा सकती है। मित्रता किसी से क्या की जा सकती है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यहाँ उपयुक्त जो शब्द होगा वो तुलना है। अगला देखें कि हीरे या सोने चांदी से भी नहीं, मोती, रत्न, लाल, रूपा, कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? तो प्रश्न है हीरे मोती। हीरे मोती या सोने चांदी से भी दोस्ती की, मित्रता की तुलना नहीं की जा सकती है। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान आ जाए, अपरिहार्य हो जाए, दखल हो या हस्तक्षेप हो, नहीं आ सकता है। सही विकल्प का चयन करें। आपके सामने क्या है? व्यवधान आ जाए। सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। यदि आपने किसी को मित्र बनाया है, यदि आपने किसी के जीवन को चरितार्थ किया है, उससे संबंध बनाया है, तो किसी भी परिस्थिति में आप व्यवधान नहीं ला सकते। ऐसी सोच के साथ हमें चलना चाहिए। तो मित्रता एक अनमोल रतन है जिसकी हम किसी से तुलना नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है? सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व के साधारण, हीन, सर्वश्रेष्ठ और अधम। क्या है यहाँ पर विकल्प आपके सामने? देखो, सच्ची कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व के, सच ही कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की क्या है? सर्वश्रेष्ठ दवा है। तो यहाँ पे क्या करना है? वाक्य कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे मित्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ दवा है। सारे आपकी बुराइयों का अंत हो जाता है जब एक सच्चा मित्र आपके साथ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रश्न के साथ आज के लिए यहीं पर हमारे साथ बने रहें। राइस स्मार्ट हिंदी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप जम के तैयारी करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी 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 वार्म वेलकम सभी लोगों का, जो लोग भी राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे भी ये सेशन देख रहे हैं, जो किसी अनदर माध्यम से अनदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आप देख पाएं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिफोर दैट थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में आप यहाँ पे देख पाएंगे। कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे अंडरस्टूड कर लीजिए, देख लीजिए। एंड चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हर एक क्वेश्चन हमारे पास जो भी आया हुआ है, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से इसे रीड करिए और रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर मार्क करिए फटाफट, बहुत तेजी के साथ। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करें। तो पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, गोल्ड को HPM में लिखा जा रहा है और फेक को कैसा लिखा जाएगा। ये पूछता तो और आसान होता, बट एक और एग्जांपल देके सोप पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, गोल्ड को अगर G के बाद हमारे पास क्या होता है? H होता है, O के बाद P होता है, L के बाद M होता है, D के बाद E होता है, यानी सब के सब एक एक बढ़ा के लिखा गया है। तो सोप के बारे में बात करी जा रही है, तो सोप में भी हर एक मेंबर एक एक बार बढ़ा दिए जाएंगे, यानी S के बाद क्या होगा? T होगा, और T हमारे पास थर्ड नंबर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद O के बाद क्या होगा? P इसमें भी है, इसमें नहीं है। उसके बाद A के बाद होगा B, जो कि हमारे पास इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा D नंबर ऑप्शन। अगर आपका भी वीडियो में इस प्रश्न का आंसर आपके पास अगर D आया है तो आप बहुत सही किए हैं। तो चलिए बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया हुआ मिरर इमेज से रिलेटेड, और मिरर ऑलरेडी दिया गया। वीडियो को पॉज करना है और जल्दी से आंसर मार्क करना है। चलिए वीडियो को प्ले किया है तो जाहिर सी बात है आप सोल्यूशन मोड पे जाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं क्या होगा इसका सही सोल्यूशन। देखिए मिरर MN पे है, तो आपको एक ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ था। पीछे क्लासेस में भी आप जाइए राइस स्मार्ट के प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाई है SSC CGL गारंटेड बैच में, उसमें से भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। क्या है देखिए, सबसे पहले मिरर के नजदीक का एलिमेंट पहले बनेगा, यानी मिरर के नजदीक T है तो T ही पहले बनेगा, कुछ यूं। तो T हमारे पास उल्टा पहले बनना चाहिए, जो कि C नंबर ऑप्शन में और B नंबर ऑप्शन में नहीं है। फिर इसके बाद P बनेगा उल्टा P बनना चाहिए, तो P उल्टा हमारे पास दोनों में है, इसमें भी है उसमें भी है। उसके बाद S उल्टा चाहिए, छोटा वाला, दोनों में है। उसके बाद 2 उल्टा चाहिए, इसमें भी है उसमें भी है। और 6 चाहिए, G चाहिए, बट इसमें F दिया है और इसमें F तक तो नहीं दिया लास्ट में। भाई अपनी शकल देखेंगे, 2 आंख में से एक आंख नहीं दिखेगी मिरर में, दोनों दिखनी चाहिए ना, उसमें F दिया ही नहीं है, तो वो तो हमारे पास ऑप्शन होगा नहीं।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपने ए नंबर ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट है। चलिए आगे, अब हमारे पास फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आया है और हमसे ये पूछ रहा है कि इस जो पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें फिल इन द ब्लैंक क्या होगा, कौन सा ऑप्शन का सेट हम पूरी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए चलिए फटाफट हम देख लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किसे हम फीड कर सकते हैं। तो आइए चेक करता हूं मैं। 64 है, 4 है, 3 है, 73 है, 19 है, 5 है और 43 है। इनमें से क्या रख सकते हैं? तो सबसे पहला काम हमारे पास इक्वल टू होता है। अगर इक्वल टू हमारे पास साइड में होता है तो काम बन जाता है, यहाँ हर एक में बीच में है। तो दूसरा हम चेक करेंगे, दैट इज व्हाट, डिवीजन का। डिवीजन कहाँ कहाँ दिया हुआ है? तो डिवीजन हम लोग देखें तो पहले वाले में डिवीजन नहीं दिया है, दूसरे वाले में डिवीजन दिया है, जहां पे वहां लगा के चेक करिए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहां डिवीजन हमारे पास आएगा 71 और 19। यहां पे अगर डिवीजन लग जाएगा तो ये वैल्यू पॉइंट में जाएगा, जबकि हमें पॉइंट में कहीं पे भी वैल्यू नहीं आनी है कहीं भी, क्योंकि एक ही डिवीजन है। पॉइंट में एक ही वैल्यू लेके आएगा, एक तरफ दूसरी तरफ वैल्यू पॉइंट में आएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट में है नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई बी नंबर ऑप्शन तो हमारे पास कभी सही होगा नहीं। ऐसे तीसरे के पास जाएंगे, डिवीजन नहीं दिया हुआ, चौथे के पास जाएंगे, डिवीजन दिया हुआ, 64 4 से डिवाइड हो सकता है। तो हो सकता है एक बार चौथा चेक कर लीजिए या फिर पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी चेक कर लीजिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाता हूँ, इक्वल टू कहाँ दिया हुआ पहला ऑप्शन का, तो थर्ड वाला, यानी यहाँ इक्वल टू लग रहा है। इसके बाद वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 19 में से 5 कम है और मल्टीप्लाई, यानी 5 से 43 से मल्टीप्लाई करिए और उसकी वैल्यू 19 से माइनस करिए, तो ये माइनस में एक बहुत बड़ा नंबर होगा। क्या होगा? माइनस में एक बहुत बड़ा नंबर होगा। हम लेफ्ट साइड में बात करें तो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज होंगी वह जुड़ घट के, देखिए ये हमारे पास -64 में से 4 जाएगा तो हमेशा प्लस में रहेगा, उसके बाद प्लस प्लस वैल्यू, इधर की वैल्यू प्लस में आ रही है, इधर की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये कभी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आइए चलिए सी नंबर पे चलते हैं। सी नंबर में भी 64 का 4 गुना हो जाएगा, फिर +3 करेंगे, तो 64 का 4 गुना +3 कर देंगे तो बराबर इसके आना चाहिए, और ये क्या है? माइनस करके 19 बचे 95, ये 95, तो 64 का 4 गुना कभी 95 के आसपास नहीं होगा, और बाकी दोनों वैल्यू माइनस में करनी है, और ये भी हमारे पास माइनस में वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी एक बड़ी वैल्यू माइनस में होगी, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। अब बचा कौन सा? अब हमारे पास सिर्फ बचे हैं लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट में ये भी नहीं हुआ। लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है डिवाइडेड, यानी 64 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, 16 के बाद +3 इक्वल टू 71 माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 43, ये हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। तो 16 3 क्या हो गया हमारे पास? इधर 19 हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए 71 माइनस 95, 71 माइनस 95 प्लस 43। तो आइए चलिए देखें तो रिजल्टेंट क्या होगा, 19 के बराबर होगा कि नहीं। 1 4 1 5 -1 करेंगे तो आएगा 9, और 7 4 11, 11 में से हमारे पास 10 जाएगा तो बचेगा 1, तो 19 बराबर 19 आया। डी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, डी ही सही जवाब होगा। थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, थोड़ा टफ था, बट हमारे पास यही सॉल्व हो पाएगा। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है करण का रिलेशन। एक वुमेन जो है फोटोग्राफ की देखते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन दिखाने को मिला है तो फटाफट हम लोग आंसर पे पहुंचेंगे। तेज करने की कोशिश करिए मेरे साथ, मेरे से पहले वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बच्चे। अ वुमेन इन अ पिक्चर, एक पिक्चर में एक वुमेन है जो दिखाते हुए, पॉइंट करते हुए करण ने कहा शी इज द मदर ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड। तो देखिए हिंदी में अगर आप करना चाहते हैं तो हिंदी में सीधा सीधा सॉल्व करिए। अगर यू आर इंग्लिश कैंडिडेट, यानी इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग। एकदम प्यार से एक काम करिए, उसमें आपको करना कुछ नहीं है, ऑफ के बाद का डाटा पहले बनाइए। यानी सबसे लास्ट में जाएंगे माई हस्बैंड, कौन बोल रहा है? करण। करण इज सेइंग माई हस्बैंड, तो करण विल बी फीमेल। माई हस्बैंड बना लिया। पीछे से स्टार्ट करिए इंग्लिश वाले कि अब क्या बनाना है? फादर इन लॉ। अब ये जो हस्बैंड जो बनाया आपने, इसका फादर इन लॉ कौन होगा? ससुर कौन हो गया? उसके वाइफ के पिताजी तो होंगे, फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ की माँ, फादर इन लॉ ये है, फादर इन लॉ की माँ ये रही हमारे पास। अब यही ये वुमेन है जो जिसकी तरफ ये इशारा किया गया था, यही वुमेन है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हाउ इज द करण रिलेटेड टू दैट वुमेन। करण का रिलेशन इस महिला का, यानी उनके बेटे का बेटी है। बेटे का बेटी हमारे पास क्या होती है? ग्रैंड डॉटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इंग्लिश वाला। हिंदी वाला कैसे अटेम्प्ट करें? हिंदी वाला बच्चा भी इन्वर्टेड कॉमा वाला डाटा देखिए। मेरे पति, करण के पति,
करण के पति के ससुर, यानी करण है, करण के पति का ससुर, तो करण के पिताजी के बारे में बात हो रही ना। तो करण के पिताजी की माँ, करण के पिता की माँ दादी होगी, दादी की करण क्या होगी, पोती ही तो होगी, तो पोती, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यार अगला सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। देखिए ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज में आपको सबसे पहला है कि मैंने एक रूल सिखाया हुआ है, उस रूल में साफ साफ बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे डीडीए कंसेप्ट लगाना है। उसमें क्या रखना है कि जो सबसे पहले हमारे पास मेंबर दिया उनके बीच में डिफरेंस देखिए, अगर वो नजदीक में है, दूर में हो तो मल्टीप्लीकेशन, तो नजदीक में है चलिए डिफरेंस दिखाएं। 4 से 9 हमारे पास किससे डिफरेंस है, 5 का, और 9 से 17 हमारे पास किसका डिफरेंस है, 8 का। 17 से 30 हमारे पास 13 का डिफरेंस है। 30 से 50 20 का डिफरेंस है। 50 से 81 31 का डिफरेंस है। यहाँ से 125 25 इधर ले लो, 19 इधर, 25 45 आई थिंक 44 का डिफरेंस है ना, देख लेना, 4 1 5 8 4 12 44 डिफरेंस है। और डबल सीरीज लग रहा है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। यहाँ हम बात करें तो 13 से 20 हमारे पास 7 का डिफरेंस है, और 20 से 31 11 का डिफरेंस है। आगे हमारे पास देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है। आगे क्या होगा ये पूछ ले, ये हम जान जाए तो बात हो जाएगी। तो 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर, दो का डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ 4 का डिफरेंस है, प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 17 होता है। 13 के बाद 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17। इन दोनों को ऐड करिए, यहाँ की वैल्यू बन जाएगी, तो 7 4 11, 4 1 5 और एक 6 रिमाइंडर जो था ये हमारे पास हो जाएगा। नहीं 4 1 5 ही होगा हमारे पास, कितना होगा 5, तो 51 हुआ। और 51 इन दोनों का डिफरेंस, तो 75 और 51 हम ऐड करेंगे, अच्छी 51 कभी नहीं होगी, ये 61 होगा। सही जोड़ रहा था मैं 61, तो मैथ के क्लासेस कम अटेम्प्ट करने का ये नतीजा हो जाता है। तो 5 1 6 6 2 8 और 1 ये 186 विल बी द करेक्ट आंसर। 186 हमारे पास ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर, ए। ठीक है, तो ए हमारे पास आंसर आ गया। बढ़ता हूं मैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए। अगला वाला प्रश्न हमारे पास ये रहा, काऊ का रिलेशन बुल के साथ दिया हुआ। काऊ का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ, बुल के साथ, यानी कि ये उसका मेल वर्जन दिया है। माइस का जो हमारे पास होगा वो क्या होगा हमारे पास, दैट इज माउस। माउस विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आसान है, मेल फीमेल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डाइस से रिलेटेड है। 2 डाइस के फेसेस दिखाए गए हैं, एक ही डाइस का 2 पोजिशन दिखाए गए। अब आपको बताना है कि हमारे पास अपोजिट टू द 12 के अपोजिट क्या होगा, जो 12 दिख रहा है उसके अपोजिट। डाइस पढ़ाते समय मैंने 2 ही रूल सिखाया था। पहला रूल, जब 2 डाइस हमारे पास दिया गया है उसमें देखिए कितने मेंबर कॉमन है, 1 या मल्टीपल, 1 कॉमन होगा या 2 कॉमन होंगे, यही हमारे पास बात हुई थी। तो इसमें देखिए दोनों डाइस में कितने लोग कॉमन है, तो हमने देखा 2 मेंबर कॉमन है। कौन से, 15 16 15 16। जब 2 मेंबर हमारे पास कॉमन हो, उन दोनों को एलिमिनेट कर दिए, उन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, उनके पीछे कुछ नहीं पता चलेगा, जो बच गया उसके पीछे वही होगा। यानी 12 के पीछे 14 होगा या 14 के पीछे 12, तो 14 12 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हमें बताना है 12 के अपोजिट, तो 12 के अपोजिट क्या होगा, 14 होगा। 14 सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला, ये एक सवाल दिया गया है आप लोग के सामने, हमसे पूछ रहा है कि इस सवाल में यहां पे क्या आएगा, कहां क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, बेसिकली थोड़ा टाइम टेकिंग है, बस सॉल्व कर लेना है। कैसे है भाई, देखिए 41 सी की जगह हमारे पास वहां से देख लीजिए, सी मतलब दिया हुआ -29, फिर उसके बाद ए दिया हुआ, ए मतलब दिया हुआ प्लस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 38 के बाद क्या दिया हुआ, बी का मतलब दिया हुआ इंटू 3, फिर उसके बाद डी दिया हुआ, डी का मतलब क्या दिया हुआ, डी का मतलब दिया हुआ डिवाइडेड, डी का मतलब दिया हुआ डिवाइडेड 19, फिर ए का मतलब दिया हुआ प्लस, और उसके बाद दिया हुआ 61 के बाद सी 17, सी का मतलब क्या दिया हुआ, दैट इज माइनस हमारे पास दिया हुआ 17। तो आइए चलिए सॉल्व करें। 41 - 29 30 31 11 हो जाएगा ये, सॉरी हाँ 12, 9 2 11 1 2 1 3 1 4, ठीक है, प्लस 38 में 3 गुना बटे के ये हो गया हमारे पास 19, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 3 6 बचेगा, 6 प्लस 61 और 70 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 11 में से 7 गया 4,
हाथ में आएगा 11 5 5 में से 1 गया 4 44 7 4 11 और 4 5 1 6। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स कमजोर इसलिए मैं स्लो करता हूँ। 44 6 50 50 10 60 तो 62 62 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन में दिया गया है? हाँ जी 62 दिया है, डी नंबर ऑप्शन। देखो मैथ मेरा कमजोर है, वजह है मैं प्रैक्टिस कम करता हूँ, बट हंसराज सर ने, सुमित सर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपका मैथ हो जाएगा परफेक्शन की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ मैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास? अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा दिया हुआ, हमें बोल रहा है 25 4 64 क्या होगा? 225 14। तो देखिए ये 25 दिया हुआ है, इसका रिलेशन 4 के साथ। देखिए 4 में 1 जोड़िए तो बचेगा 5, उसका वर्क करिए तो यह वैल्यू आ जाएगा। ऐसे लास्ट में चलिए 14 का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ? 225 के साथ। तो 14 में 1 जोड़ेंगे आएगा 15, 15 का वर्क करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या? 225। तो सेम हम 64 के बारे में बात करें तो 64 जाहिर सी बात है 7 होगा, 7 में जोड़ेंगे 1 8, 8 का वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 64। तो 7 हमारे पास सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले आपने आंसर दिया है तो दैट्स रियली ग्रेट। हर एक क्वेश्चन के साथ ये करिएगा, ये नहीं कि आप शुरू हो जाएं डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन आंसर देखिए। तो क्वेश्चन आंसर देखने के लिए नहीं आए, आप उसे सॉल्व करने प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं अपने स्टेज। आप तब प्ले करके देखें जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे यार मेरा गलत हो गया या सही हो गया। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाँ है, सिंपल सा क्वेश्चन दिख गया मुझे। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्यों? क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे 43 दिख रहा है। यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिएगा 43 है तो कम बन जाएगा। 26 और 17, 26 और 17 6 7 13 43। यस एग्जैक्टली, ये भी 43 है। यहाँ तो साफ दिख रहा है 43, और यहाँ भी 43 ही है क्योंकि 40 इधर 3 इधर 43। आगे 43 कम कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना कम? तो 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 4 गया 5 और 354 आना चाहिए। 354 हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंबल्स की जगह अगर हम साइंस रखें तो साइन वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, जोड़ घटान गुणा भाग वाला, तो कौन सा वाला सेट होगा? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। वीडियो को पहले पॉज करिए फिर आंसर मार्क करिए भाई, वीडियो को पॉज करना जरूरी है। तो आइए चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम है डिवीजन चेक करना, और डिवीजन हमारे पास पहले वाले ऑप्शन में है नहीं, डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। 85 में से 5 जाएगा तो 80 बचेगा। इस वाले में देखिए लास्ट में इक्वल टू, और इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, 29 और 43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो ए नंबर ऑप्शन तो नहीं लग रहा, तो ए नंबर ऑप्शन तो हमें नहीं लग रहा, तो ए नंबर हम तो नहीं ले पाएंगे। फिर सेम लॉजिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन पे रखें। तो सेकंड वाले में हमारे पास देखिए 31 प्लस है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है और यहाँ इक्वल टू है और डिवीजन है। तो 70 5 85, ये 17 हो गया बराबर हमारे पास इन दोनों का 29। तो 9 1 10 में से 7 बचेगा और 3 2 5, 5 में से 4 निकलेगा तो 1 बचेगा। तो 17 बराबर 17 हो गया। सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सिंपल। वीडियो को लगातार मैं बोल रहा हूँ, पॉज करते रहिए, क्वेश्चन पहले सॉल्व करिए उसके बाद आंसर देखिए। ठीक है, तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था क्या? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, और ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बनाए रखिए, रेगुलर क्लास में जुड़िए ताकि हम धमाल मचा सके, उम्दा प्रदर्शन कर सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी सीरीज चल रही है एसएससी जीडी प्लस सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां अभी आप सीख कर आए दूसरा सब्जेक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर जीडी और सीएचएसएल में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। यही सीरीज हमारी कंटिन्यूस चल रही है पहले से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पेन ले लेते हैं जरा, पेन ले लिया। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कह रहा है एक शॉपकीपर रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बाय 39। एक ने अपना सेलिंग प्राइस 39 से कम कर दिया, तो जो गेन था, कितना गेन था? 10% का। 10% का जो प्रॉफिट था कन्वर्टेड इनटू अ लॉस ऑफ 3%। मींस पहले वो 10% प्रॉफिट कमा रहा था और अब वो इस वजह से 39 कम करने की वजह से कितना कमा रहा है? 3% का लॉस पर आ गया है। देखो कितने का गैप है? 13% का। कितने का गैप है? 13% का। और हमें पता है, हमने सीखा है यूनिटरी मेथड। जो ये 39 वैल्यू है ये किसकी है? 13% की। पूछी क्या है? ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल का, तो गुणा किससे कर दूंगा? 100% से।
इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखो परसेंटेज से परसेंटेज गई, 13 से गया 3 पर, आ गया 300 रुपए। असली में कीमत कितनी है? 300 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। अगर मुझे परसेंटेज तोड़नी और दूसरा यूनिटरी मेथड पर खेलना आता है तो मैं कोई से भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट करते हैं। जो जो जुड़ा हुआ है सबसे पहले तो सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी के हम पेपर्स की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस लगा रहे हैं राइस स्मार्ट हिंदी के चैनल पर। यही क्वेश्चन हर पेपर में क्या चेंज कर कर आते हैं, अपनी डिजिट चेंज कर कर, कंसेप्ट क्या है सेम है। कह रहा लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है मुझे, आयत दिया हुआ है, इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई होती है, रेशो दिया है 8 रेशो, लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया है 8:3। आगे क्या बोला, कह रहा है इसका परिमाप, पेरीमीटर कितना है 132, पेरीमीटर होता है 2 इंटू में L+V दे रखा है। बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो देखो ध्यान से, 2 8 + 3 ये जो होगा ये बराबर 132 दे रखा है। मतलब 8 क्या है ये मेरे पास रेशो में दे रखा है, 3 क्या है ये 80 और 30 भी हो सकता है, ये 16 और 6 भी हो सकता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं ये इतने यूनिट के बराबर 132 है। 2 से इसे काटा तो ये आ गया, तो मेरे पास हो गया 11 यूनिट बराबर हो गए 66। 1 यूनिट बराबर हो गई मेरे पास 6 के। किसके बराबर हो गई? 6 के। तो मेरी असली में इसकी गुणा 6 से करूंगा तो ये हो जाएगा 48 और इसकी गुणा 6 से करूंगा तो ये हो जाएगा 18। तो लंबाई हो गई मेरी 48 और चौड़ाई हो गई मेरी 18। पूछा है एरिया बताओ। एरिया होता है लंबाई की चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर आ गया 48 गुणा में 18। इसको इससे किया तो ये आया 4, 14 ऊपर गया, ये हुआ 72, 72 में 14 जोड़ा तो ये आ गया 864। कौन सी यूनिट दे रखी है? सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन है भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा दे रखा है 864। देखो कितना आसान क्वेश्चन मुझसे जीडी के पेपर में पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया मेरा सीएचएसएल के एग्जाम में। क्या पूछा गया? डायरेक्ट मुझसे दे रखा है एक कार है जो 60 किलोमीटर, पहला 60 किलोमीटर पहले घंटे में कवर करती है, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर कवर करती है, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर कवर करती है। कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ गाड़ी की क्या होगी। देखो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, मतलब जितनी टोटल दूरी कवर करी और टोटल वक्त कितना लगा। तो मुझे इतना पता है एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है मेरे पास। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और कितनी देर लगी। टोटल टाइम देखो पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, टोटल टाइम लगा मुझे 6 घंटे। क्लियर है भाई। इसे जोड़ देंगे 60, 60, 120, 190, 195, ये आ गया 195 बटे में 3। 3 से काटा 18 आया 6 पर, 15 आया 5 पर। 65 किलोमीटर पर आवर की क्या है उसकी एवरेज स्पीड है 65। ऑप्शन नंबर बी आ गया मेरा। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया मुझसे सीएचएसएल में। क्या बोला गया है? कह रहा है अमित है जिसने 8,000 रुपए मनी लेंडर से क्या करे, बोरो करे, उधार पर लिया 8,000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर। कह रहा है जो रेट की दर है और जो वक्त है, जो टाइम है, दोनों बराबर है। मतलब मुझे रेट बराबर टाइम दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट में हमने सीखा है रेट की गुणा टाइम से करते हैं। यही मेरा बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट गुणा में 100 सीधा। तो ये दोनों बराबर दिए। आगे ही पेड 2,000 एज अ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू भी दे रखी है 2,000। पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर क्या होगी। देखो यहां पर r इंटू आर करूंगा तो क्या r² हो जाएगा। इंटरेस्ट है मेरे पास 2,000 रुपए, कितना पैसा 8,000 रुपए गुणा में 100।
0 से 3 0, इससे काटा 4, 4 से इसे काटा 25, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो आर आ गया मेरा √25 जो बराबर हो गया 5% के, 5%, ए ऑप्शन। मतलब उसने, अमित ने जो पैसा 8,000 रुपए उधार पे लिया, उसने 5% की ब्याज दर 5 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेट और टाइम क्या थे, बराबर थे, 5% की ब्याज दर 5 साल के लिए लिया, तब उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, 2,000 रुपए। क्लियर है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आंसर आने चाहिए कमेंट में जो जो जुड़ा हुआ है। देखो आपके लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है राइस स्मार्ट हिंदी पर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइमर स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी CHSL में। क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या मतलब, परिमाप। सर्कल का जो परिमाप होता है उसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। जो सरकमफेरेंस है और जो डायमीटर है सर्कल का, वो बराबर, उनके बीच का डिफरेंस, अंतर कितना है, 60 है। मतलब अगर एक सर्कल बनाया, ये इसका डायमीटर वो कितना होता है, 2r, और सरकमफेरेंस क्या होती है, इसकी परिधि, ये जो होती है परिमाप, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 2πr के। तो मुझे दे रखा है 2πr में से 2r को घटाऊंगा तो ये बराबर है 60 के, यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो यहां से 2r कॉमन, अंदर बचा पाई माइनस 1 इक्वल टू 60, ये हो गया 2r, ये हो गया 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 60, 2 से इसे काटा, ये आ गया 30, तो ये ब्रैकेट में 7 इधर गया तो ये हो गया 15/7 इक्वल टू 30, 15 से 30 को काटा, 2 पर 7 इधर गया, तो रेडियस आ गई 14, किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, 14 सेंटीमीटर। पूछी क्या थी, त्रिज्या ही पूछी थी, तो मेरे पास आंसर आ गया सी ऑप्शन, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई सबको। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरा सिंप्लीफिकेशन का, इसका टाइमर स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे सिंप्लीफिकेशन किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है। ऑप्शन जो है सारे किस में दे रखे हैं, डेसिमल में। डेसिमल को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आना चाहिए। क्लियर है भाई। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को समझते हैं। देखो कह रहा है हमें बोर्ड मास पता है, हम हर क्लास में सीख चुके हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास हर जगह लगना है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब देखो सबसे पहला सबसे बड़ा कौन है, डिवीजन, तो यहां हो जाएगा 5 माइनस 6.5 बटे में 13, 0.8 प्लस 0.4, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहां से इसे काटूंगा तो क्या 0.5 आ जाएगा, तो यहां हो गया 5 माइनस 0.5 प्लस, अब देखो इसकी इससे गुणा करनी है तो 8 तिया 24, 2 ऊपर 16 और 2 18, और कितने के बाद 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1.84। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाकर नीचे 10, इसको हटाकर नीचे 10, तो ये आ जाता है 184/100, तब लगाते तो 1.84 आ जाता। प्लस में क्या है मेरे पास 0.4। अब देखो इन्हें जोड़ लेते हैं, इसमें से ये घटेगा तो ये आ जाएगा 4.5, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये है कितना, ये है 1.84 और ये है 0.40। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 4 12 1 यहाँ गया 2.24 2.24 और इसे जोड़ा तो 6, तो ये पूरा का पूरा हो गया। 50 में 5 0, इसे क्या है, इसके आगे 0 लगा दो तो ये क्या है 5 0 और ये क्या है 2 4, इसमें जोड़ा तो यहाँ आ गया 6.74, ऑप्शन नंबर सी। देखो बस ध्यान से करना है, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बस ध्यान से रखना है कि पॉइंट कहाँ रखा हुआ है। पॉइंट अगर समझ में आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर घटाना जोड़ना बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन मुझसे जीडी के एग्जाम में पूछा गया, देखते ही देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 2 नंबर है जिनका रेशो दे रखा है 4:5, हो सकता है नंबर 40-50 हो सकता है नंबर 8-10 हो। ठीक है, रेशो अनुपात दे रखा है, बोल रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्गों का जो उनका स्क्वायर होता है उनका सम दे रखा है कितना, 1025। पूछ रहा है नंबर क्या होंगे। अब देखो 4:5 है मेरे पास, 4:5 है, तो मुझे पता है इनके स्क्वायर का सम, नंबर 1 रेशो नंबर 2, मुझे कितना दे रखा है 4:5, इनके स्क्वायर का सम, मतलब अगर मैं बोलूं तो 4 का स्क्वायर हो गया 16,
5 का स्क्वायर हो गया 25, इनके स्क्वायर का सम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर। देखो यूनिट जो है, एक यूनिट जो हम लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहे हैं दोनों के, और ये बराबर है 1025 के, ये हो गया 41। तो एक यूनिट स्क्वायर बराबर है 1025 बटे में 41, इससे काटा तो ये जाएगा 2 पर 5 पर, तो एक यूनिट स्क्वायर बराबर आ रहा है 25 के, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, अंडर रूट 25 के, तो ये आ गई 5 के बराबर। 5 के बराबर तो नंबर कितना हो गया, इसकी गुणा 5 से, इसकी गुणा 5 से, तो ये हो गया 20 और ये हो गया मेरे पास नंबर 25। तो एक नंबर आ गया 20, एक नंबर आ गया 25, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। जोड़कर भी देख सकते हैं, देखो जोड़कर भी देख सकते हैं, दोनों नंबर 20 और 25, इनका रेशो देखूं, 5 से काटूंगा तो 4:5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इनका स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625, तो जब 400 और 625 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 1025, सही बैठ रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट हो गया। देखो टाइम एंड वर्क है, साथ साथ वेजेस भी जोड़ दिए, जो तुम काम कर रहे हो उसके साथ पैसा भी जोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन बन गया टाइम एंड वेजेस का। टाइम एंड वेजेस के क्वेश्चन को जरा समझे। देखो पहला कंसेप्ट जो होता है इसका, बिल्कुल जैसे टाइम एंड वर्क होता है वैसे ही होगा। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 16 दिन में करता है, तो ए लिख लिया, बी लिख लिया, 12 दिन में 16 दिन में, इनका एलसीएम लूंगा तो आएगा 48, ये हो गया टोटल वर्क। तो इससे किया तो 4 एफिशिएंसी इसकी आ गई, 3 एफिशिएंसी इसकी आ गई। बोला गया है देखो जिस रेशो में एफिशिएंसी आती है उसी रेशो में पैसे को भी बांटा जाता है। क्लियर है, ये बात रखना। एफिशिएंसी क्या होती है, ये एक दिन में 4 काम करता है तो 48 काम करने के लिए इसे 12 दिन लगे। ये एक दिन में 3 काम करता है तो इसे 48 काम करने के लिए 16 दिन लगे। तो मुझे बस ये याद रखना है, जो एफिशिएंसी का रेशो आएगा उसी रेशो में पैसे को बांटा जाएगा। देखो फिर आ गए हम यूनिटरी मेथड, याद रखना, परसेंटेज तोड़ ली और यूनिटरी मेथड सीख लिया तो अर्थमेटिक 80% उसी दिन खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है, 350। ये 350 वैल्यू किसकी है, दोनों को बांटे गए पैसे, तो दोनों की एफिशिएंसी 4 + 3 बराबर कितनी हो जाएगी, 7। तो ये बांटे गए 7। ठीक है, बटा कर दिया 7 से, भाग कर दिया। अब निकालना क्या है, पूछ रहा है बी को कितना पैसा मिला, बी को कितनी एफिशिएंसी है, 3। ए का पूछा होता तो एफिशिएंसी ए की 4, तो हमसे पूछा है बी को कितना मिला, तो यहां गुणा में कर दूंगा 3। पूछा होता ए को कितना मिला है तो यहां गुणा कर देता 4। पूछा होता ए को बी से ज्यादा कितना मिला है तो 4 - 3, 1 से गुणा कर देता, बस क्वेश्चन खत्म। 7 से इसे काटा 50, तो यहां आ गया 150 रुपए, मेरे पास आ गया 150 रुपए, बी ऑप्शन। क्लियर है भाई। तो बी को कितने रुपए मिले, 150 रुपए। अगर पूछा होता ए को कितने रुपए मिले 350 रुपए में से, तो 350 जो वैल्यू गिवन है किसकी, 7 की, तो यहां गुणा किससे करता, 4 से, तो 50 × 4 200 रुपए मिले ए को। पूछा होता ए को बी से कितने ज्यादा मिले, ए को मिले 200, बी को मिले 150, तो इसमें से घटाया तो दोनों ए को कितने ज्यादा मिले, 50 रुपए। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। क्लियर है भाई। तो बस मुझे क्या याद रखना है, यूनिटरी मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन SSC के एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन इसी पैटर्न के साथ डिजिट चेंज कर अपनी शक्ल बदलकर दोबारा दिखेगा। क्या बोल रहा है, कह रहा है आई सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 8800। ठीक है, 8800 रुपए का मैंने कोई वस्तु बेची, मुझे प्रॉफिट हुआ 10% का, मुझे प्रॉफिट हुआ 10% का। कह रहा है कितने की बेचूं इसे कि मुझे 15% का प्रॉफिट हो। मुझे लालच आ गया कि मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ इतने की बेचने पर, अब मुझे कमाना है 15%। तो देखो यूनिटरी मेथड जो अभी तक सीखा उसको दिमाग में रखो। ये जो दी है वैल्यू 8800 लिख दी, ये वैल्यू असली में क्वेश्चन में दी है। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है किसकी, अगर परसेंटेज में बात करूं, ये है 10% के प्रॉफिट में। 10% का प्रॉफिट मतलब 110 रुपए, 110 की वैल्यू है ये। पूछा गया 15% अगर प्रॉफिट कमाना है तो 100 रुपए वाली चीज में 15% कमाना है तो 115 से गुणा, बस क्वेश्चन यही खत्म। देखो ये सीख गए
तो अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन होंगे बहुत जल्दी, यहां पर मुझे कोई कॉस्ट प्राइस, यहां जाना वहां जाना, देखो यहां 100 से गुणा करता तो कॉस्ट प्राइस आता, मुझे कॉस्ट प्राइस जब पूछा ही नहीं है तो मैं कॉस्ट प्राइस के रास्ते क्यों जाऊंगा, मैं सीधा 10% प्रॉफिट से जंप कर 15% प्रॉफिट के जंप पर पहुंच जाऊंगा। अब देखो इसे काटते हैं, 0 से इसे काटा, 11 से काटा तो आ गया 80, तो मेरे पास आ गया 80 गुणा में 115, 1 0 यहां लगा देते हैं, 8 की 5 से करी 40, 4 ऊपर बिठाते हैं, 8 और 4 12, 1 ऊपर बिठाते हैं, 8 और 1 9, तो 9,200 रुपए, 9,200 रुपए। अगर मैं वही सामान 9,200 का बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 15% का। यही पूछा होता प्रॉफिट मुझे कमाना है 20% का, तो यहाँ गुणा 120 से कर देता, मुझे प्रॉफिट कमाना है 25% का, तो यहाँ गुणा 125 से कर देता। क्लियर है। और यहां पर पूछा होता कॉस्ट प्राइस क्या है, लागत मूल्य क्या है, तो गुणा किससे कर देता, 100 से कर देता, तब आंसर आ जाता 8,000 रुपए। तो मतलब कोई सामान है 8,000 का, उसे 8,800 का बेचूंगा तो 10% का प्रॉफिट, उसे 9,200 का बेचूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट, 15% का। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज सीखते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के जो पहले 8, ठीक है, 8 नंबर के जो पहले 8 क्या है, मल्टीपल्स हैं, उनका क्या निकालना है मुझे, एवरेज, औसत निकालना है। गुण को जो होते हैं मेरे, ठीक है, मल्टीपल मतलब जो उसकी टेबल है, 8 16, ठीक है, 24 32, इनके क्या निकालना है मुझे, एवरेज निकालना है। तो शुरू के 8 लिख लेते हैं। पहला है 8, 8 की टेबल, दूसरा 16, उसके बाद 24 32 40 48 56, कितने हो गए, और इसके बाद 64। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। इन सब का क्या निकालना है, एवरेज। नॉर्मल तरीका क्या होता मेरा, इन सबको जोड़ देता, बटे में 8 कर देता, आंसर लिखकर आ जाता। लेकिन हमने सीखा है औसत आसान तरीके से, उसको देखेंगे। देखो मान लो इनमें से किसी एक नंबर को, मान लिया 40 औसत है, मान लिया, ठीक है, सिर्फ मानना है, 40 औसत है, तो 40 से 48 कितना आगे है, +8, 40 से 32 कितना पीछे है, -8, 40 से 56 कितना आगे है, +16, 40 से 24 कितना पीछे है, -16, 40 से 64 कितना आगे है, +24, 40 से 16 कितना पीछे है, -24, और 40 से 8 कितना पीछे है, -32। ये मैंने लिख ली है दूरियां, इसे बोलते हैं डेविएशन। कितनी कितनी दूरी है जिसको हमने मीन माना है। अब देखो इन सबको जोड़ना है, जोड़ दो, 8 से -8 गया, 16 से +16 गया, 24 से -24, ये दोनों कट गए, बचा क्या, -32। ये -32 क्या है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा है। इस -32 को कितनों में, 8 में बांट दो, तो जो ये -32 आया, इसको अगर 8 में बांट दूंगा तो ये आ गया -4। तो जो हमने मानी थी औसत, कितनी मानी थी, 40, 40 में से -4 को घटा दो, तो मेरे पास आंसर आ गया 36। कितना आ गया, 36। तो ऑप्शन नंबर बी, 36 क्या है, मेरी औसत है। देखो ये सबसे आसान तरीका है डेविएशन से करने का। हम नॉर्मल करते तो मुझे इनको जोड़ना पड़ता, जो भी नंबर बनता उसको भाग 8 करना पड़ता। तो इतना ना सोचकर मैंने क्या करा, बीच का किसी को भी, जरूरी नहीं है 40 को मानो, 32 को भी मान सकता था, 32 को भी मानता, तो जब इनको जोड़ता, औसत जो आनी है वो 32 से ज्यादा आनी है, तो इनका टोटल 32 से क्या आता, मतलब जो नंबर आता टोटल वो प्लस में आता अब की बार, तो उसको उतना जोड़ देता 32 में। यहां पर 40 से कम औसत है, तो जो आंसर आया वो कितना आया, -32/8 -4, इसको इसमें जोड़ा तो -4 है, तो इसमें जुड़ने के बाद घट गया, तो आंसर आ गया 36। 36 मेरी क्या हो गई, औसत हो गई। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरा एक औसत का क्वेश्चन आया, एवरेज का। इसको समझते हैं, मीन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन, कोई n नंबर दिया है, उनका ऑब्जर्वेशन कितना है, 38 है। मीन ऑफ n अदर ऑब्जर्वेशन 42 है। द मीन ऑफ रिमेनिंग n ऑब्जर्वेशन 55 है। तो बताओ टोटल का औसत क्या होगा। देखो n नंबरों की औसत ये है, तो 38 की गुणा n से करूंगा तो टोटल आ जाएगा। ऐसे ही 42 की गुणा n से करूंगा प्लस
तीसरा नंबर क्या है, ये 38 है, 42 है और 55 n बटे में n 3 बार जोड़ूंगा 3n, क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे पास। अब देखो इसे ऊपर से इसे जोड़ूंगा तो 38 और 42 70 80 80 और 50 130 135 n, यहाँ आ गया 135 n बटे में 3n, n से n गया, 3 से काटा 12 आया मेरे पास, 4 पर 15 आया, 5 पर, आंसर आ गया 45 औसत, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। देखो क्वेश्चन सीखने हैं, मुझे कंसेप्ट सीखना है, अगली बार पेपर में सेम क्वेश्चन डिजिट चेंज कर कर n की जगह m आ जाएगा, 38 की जगह अगली बार 36 हो सकता है, 55 की जगह 52 हो सकता है, नंबर चेंज हो जाएंगे, कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे ही राइस स्मार्ट हिंदी पर आपकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चल रही है, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल की, और सीजीएल मेंस का बैच 9 से 12 सुबह चल ही रहा है आपका। क्लियर है भाई, ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए यहीं तक आज हमारे क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट हमारी जो होगी क्लास उसमें हम और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस के साथ वापस आएंगे और सीखेंगे कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, राइस स्मार्ट हिंदी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं, थैंक्स।